कोविड महामारी के बाद चीन की इकॉनमी धीरे धीरे दोबारा पटरी पर लौट रही है, यानी रीओपन हो रही है। साल 2023 के लिए चीन ने 5% के आर्थिक ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि 2022 के 3% की तुलना में काफी ज्यादा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, तो उस लिहाज से जनवरी 2023 से स्टील की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। वहीं भारत में भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा पर खर्च बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्टील की मांग और कीमतों को सहारा मिल सकता है। ऐसे में क्या स्टील सेक्टर के शेयरों में निवेश का सही समय आ गया है? अगर हाँ, तो फिर कौन सी कंपनी निवेश के नजरिए से सबसे बेहतर है? नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और स्टॉक्स मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इतना तो आप समझ ही होंगे कि आज स्टील सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों में मुकाबला होने वाला है और स्टील सेक्टर में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ये दो सबसे बड़े नाम हैं। तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के बीच होगा आज का मुकाबला। सबसे पहले बात करते हैं कि किन पैमानों यानी किन पैरामीटर्स पर आज ये जो मुकाबला है वो होने वाला है, यानी कि इन जो दोनों कंपनियां हैं टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनको हम कौन से 9 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करने वाले हैं, इनकी तुलना करने वाले हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनका कारोबार क्या है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना स्केल है, क्योंकि एक सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है तो कितनी बड़ी कंपनियां हैं उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। आउटलुक से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आगे को लेकर क्या रणनीति है इन दोनों कंपनियों की, किस तरह के इनकी जो मैनेजमेंट है उनकी सोच है कि आगे ग्रोथ किस तरह की देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालेंगे कि प्रोमोटर्स का कितना हिस्सा है, संस्थागत निवेशक कितना होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वित्तीय प्रदर्शन में हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट किस तरह की है, मुनाफे की ग्रोथ किस तरह की देखने को मिली है, जो की रेशोज होती हैं वो किस तरह के हैं। शेयरों के रिटर्न भी देखेंगे कि अब तक इन शेयरों ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और उसके बेसिस पे आगे किस तरह की गुंजाइश है कि परफॉर्मेंस आगे की देखने को मिल सकती है। 5 साल में सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे, ब्रोकर्स की राय लेंगे कि अब ब्रोकर्स की जो पीछे जो पूरा कारोबार हमने देखा, जिस तरह का शेयरों का रिटर्न है, उसके बाद मौजूदा लेवल से कितनी अपसाइड यानी कितनी और ऊपर जाने की गुंजाइश है इन शेयरों में, वैल्यूएशन किस तरह के हैं, और इन सब पैरामीटर्स को मिला के फिर हम चलेंगे एक्सपर्ट के पास, एक्सपर्ट की राय लेंगे और उसके बेसिस पे हम आज का जो मुकाबला है उसका नतीजा भी घोषित करेंगे। और आपको बता देते हैं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू संदीप, मुझे इनवाइट करके। सर, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ एक पैरामीटर्स है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं आपसे भी कुछ राय है वो लूंगा, उसके बेसिस पे हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। एक पहला पैरामीटर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें हम दोनों कंपनियों को कंपेयर करेंगे वो है कारोबार, यानी कि इन दोनों कंपनियों की, क्योंकि ये स्टील कारोबार में है तो उत्पादन क्षमता कितनी है। अगर आप टाटा स्टील के केस में देखेंगे तो आपको 34 मिलियन टन सालाना की जो कैपेसिटी है वो नजर आएगी। वहीं आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो करीब 29 मिलियन टन के आसपास की इनकी सालाना क्षमता है। दोनों कंपनियों के अगर आप बिजनेस की बात करें तो लगभग 10% आप देखेंगे एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि बाकी बचा जो 90% हिस्सा है वो इन कंपनियों का घरेलू कारोबार से आता है, यानी कि इनकी जो स्टील उत्पादन होता है वो घरेलू खपत ही होती है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो इंफ्रा की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स में इनका जो स्टील है उसका कंजम्पशन देखने को मिलता है। और मार्केट कैप आप देखिए, जो 28 मार्च तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, टाटा स्टील कैपेसिटी आपको नजर आएगी जेएसडब्ल्यू स्टील से ज्यादा है, करीब 5 मिलियन टन के आसपास की, लेकिन मार्केट कैप कम है। 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको टाटा स्टील का नजर आएगा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की आपको जो मार्केट कैप है वो नजर आएगी। तो अविनाश सर, मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे यही है कि टाटा स्टील के केस में कैपेसिटी आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील से ज्यादा है, उसके बावजूद जो मार्केट कैप है यानी कि जो वैल्यूएशन है वो टाटा स्टील के काफी कम है। ये जो डिस्पैरिटी है इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए संदीप, मुझे लग रहा है कि डिस्पैरिटी काफी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीजन जो टाटा स्टील का मार्केट कैप थोड़ा सा कम लग रहा है कि इनका जो यूरोपियन ऑपरेशंस है वो मेरे ख्याल से काफी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर, दैट इज दिसंबर क्वार्टर में हम देखें तो करीबन 2,500 करोड़ का एक एक्सेप्शनल चार्ज आइटम इनके प्रॉफिट एंड लॉस में आया था, इसलिए इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में लॉस दिखाया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लॉस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज था।
लेकिन ऑपरेशनली कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे जो उनके यूके के ऑपरेशंस है वहां पे 60% रिबेट उनको मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस यूरोप का कारोबार हमको लग रहा है कि चौथे क्वार्टर में अच्छे नंबर्स दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो नियर टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा झटका स्टॉक को लगा है। स्टॉक अभी मल्टी ईयर लो पे है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी एसेट का जो बिल्डअप है यूरोप में एज वेल एज इंडिया में तो जैसे आपने कहा कि 90% बिजनेस आता है, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये आने वाले 6 से 12 महीने में आप देखोगे कि टाटा स्टील को जेएसडब्ल्यू के मुकाबले में प्रीमियम मिलेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट अभी डोमेस्टिक रिकवरी के ऊपर इस स्टॉक के ऊपर और इस कंपनी के ऊपर काफी पॉजिटिव है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिस्पैरिटी बहुत लंबे समय तक चलेगी और टाटा स्टील वापस अपना नंबर 1 पोजीशन रीगेन करेगा। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी जो है यानी जो अंतर है दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन में, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा और हो सकता है कि बहुत जल्द टाटा स्टील फिर से जो नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से भी, वो भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आए। तो अब हम चलते हैं दूसरे पैरामीटर की ओर। जैसे अविनाश जी भी कह रहे थे कि आगे जो घरेलू कारोबार है उसको लेकर स्थिति काफ़ी मजबूत है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो मैनेजमेंट की सोच क्या है, यानी कि यहाँ से ग्रोथ किस तरह की देखने को मिलेगी, आगे कारोबार कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर फोकस करते हैं। टाटा स्टील का मैनेजमेंट कहता है कि चीन में स्टील उत्पादन स्थिर रहने का अनुमान है। देखिए चीन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है जहाँ तक मेटल या फिर स्टील सेक्टर की बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइना स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है। तो उस लिहाज से वहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी खपत होती है, उस पर कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड और उसके साथ साथ जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। इसलिए आप देखेंगे, मैंने भी बात करी थी और मैनेजमेंट भी, आप देखिए चीन का जो उत्पादन के नंबर्स हैं वहाँ पे किस तरह की डिमांड रहेगी, उसको लेकर हमेशा आपको कमेंट्री में नजर आएगा। टाटा स्टील कह रहा है कि चीन में जो स्टील उत्पादन है वो इस साल यानी कि 2023 में वो कहीं ना कहीं स्थिर रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। जहां तक घरेलू की मांग की बात है तो टाटा स्टील का मानना है कि घरेलू मांग में रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिससे स्टील कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसी उम्मीद वो करके चलते, उसकी संभावना उनको नजर आ रही है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो आर्थिक धीमापन है यानी कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसकी स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, उसको काबू में करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो उससे जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है वो चाइना में जो डिमांड है उसको लेकर तो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हैं, वो वहाँ पे स्थिर देखने को मिल सकती है। लेकिन ग्लोबली जिस तरह का सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट का और जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातचीत है उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी उनमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि एशिया में जो स्टील कीमतें हैं उनमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना में डिमांड स्थिर रह सकती है। उसका फायदा कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एशिया में स्टील के प्राइजेस हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं उनकी कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें उनका कहना था कि कच्चे माल की कीमतें, देखिए कच्चा माल क्या होता है, जब स्टील उत्पादन होता है उसमें एक तो कोकिंग कोल की जरूरत होती है, दूसरा आयरन ओर की। ये दो मेन ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसके प्राइस फ्लक्चुएशन पे इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो डिपेंड करते हैं। और कच्चे माल की कीमतों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। चिंताजनक से वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ एक रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी कीमतों में आगे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जैसे कोकिंग कोल हुआ, और आयरन ओर की कीमतें हो सकता है कि शायद वो स्थिर देखने को मिले। तो उस लिहाज से देखा जाए काफी कॉशियस हैं, आप कह सकते हैं कि जहां तक टाटा स्टील का मैनेजमेंट है रॉ मटेरियल प्राइसेस की जहां तक बात है, तो उस हिसाब से देखा जाए चाइना को लेकर जरूर वो मान रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी उनको स्थिरता नजर आती है, लेकिन ओवरऑल जहां तक रॉ मटेरियल पिक्चर की बात है तो उसको लेकर थोड़ी सी कॉशियस आपको टाटा स्टील का मैनेजमेंट नजर आएगा। अब चलते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील का जो मैनेजमेंट है उसकी सोच किस तरह की, आगे किस तरह की ग्रोथ की जो उम्मीद है वो लेकर चल रहे हैं। देखिए इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो टाटा स्टील के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस ज़्यादा है, इस वजह से शायद इनके मार्जिन्स भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये घरेलू मांग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका कहना है कि घरेलू मांग में सुधार देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद इनका मैनेजमेंट करके चल रहा है। खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और सरकारी खर्च जिस तरह से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल जो स्टील डिमांड है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ये तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रामीण मांग यानी कि जो रूरल डिमांड है उसमें भी अगर सुधार होता है उससे भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चाइना की इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो वो कह रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसके खुलने से मांग और जो ग्लोबल कीमतें हैं उसको सहारा देखने को मिलेगा। ये तो आप कह सकते हैं वैसा ही है जैसा टाटा स्टील के मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे देखिए, पांचवा पॉइंट ही है जेएसडब्ल्यू स्टील की भी जहाँ तक बात है। टाटा स्टील का मैनेजमेंट हमने देखा था थोड़ा सा कॉशियस है जहाँ तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात है, महंगाई की बात है, ग्लोबल सिनेरियो की बात है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील का मैनेजमेंट कह रहा है कि महंगाई थमने से दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की आशंका नहीं है। यानी कि जहां टाटा स्टील का मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा
सहमा हुआ है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि महंगाई शायद टॉप आउट हो चुकी है, पीक आउट हो चुकी है और आगे हो सकता है कि दरों में जो एग्रेसिव बढ़ोतरी देखने को मिली है ज़्यादातर सेंट्रल बैंकर्स की ओर से, वो शायद आगे ना देखने को मिले। इससे होगा क्या, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी दुनिया भर के मार्केट्स में और उसी से कहीं ना कहीं स्टील की जो मांग है, जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं ड्राइव होती हुई दिखेगी। तो मैनेजमेंट की जो सोच है उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको अंतर नजर आएगा जहां तक टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात है। अब जरा तीसरे पैरामीटर की ओर चलते हैं। पहले जरा टाटा स्टील के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि यहां पे प्रोमोटर्स किस तरह की होल्डिंग रखते हैं, संस्थागत निवेशकों का कितना हिस्सा है। प्रोमोटर आप देखिए करीब 34% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। संस्थागत निवेशकों के पास अगर आप देखेंगे करीब 43% के आसपास का हिस्सा है, जो कि संस्थागत निवेशकों के पास। घरेलू निवेशक करीब 20% के आसपास होल्ड करते हैं। वहीं विदेशी निवेशकों के पास करीब 22.5% के आसपास का हिस्सा है। वहीं पब्लिक यानी अगर आप रिटेल निवेशक देखेंगे तो करीब 24.25% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। ये नंबर आप याद रखिएगा कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है, करीब 24.25% के आसपास की है। फिर इसको जेएसडब्ल्यू स्टील से कंपेयर करेंगे। अब जरा जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर चलते हैं कि वहां पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें क्या कुछ खूबी या कुछ खास ऐसी चीज़ है जो आपको नजर आएगी। 24.25% के मुकाबले आप देखिए टाटा स्टील के जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखेंगे 18.5% की होल्डिंग है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं कि प्राइस सेंसिटिव है। पब्लिक का मतलब ये है कि रिटेल निवेशक वो होते हैं जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से कम की होती है। जहां पे प्राइस कम होता है, क्योंकि टाटा स्टील का शेयर स्प्लिट हुआ था 1:10 की रेशो में, 10 शेयरों को, एक शेयर को 10 शेयरों में बांट दिया गया था, तो वहां पे आप देखेंगे 24.25% होल्डिंग है और यहां पे 18.5% होल्डिंग। देखिए डिटेल प्राइस सेंसिटिव होता है, जहां पे प्राइस कम होता है वहां पे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलती है और यही कारण है कि जेएसडब्ल्यू स्टील की 650 रुपए के आसपास का प्राइस है, यहाँ पे होल्डिंग 18.5% की और पब्लिक की होल्डिंग टाटा स्टील के केस में, क्योंकि वो 100 रुपए के आसपास का शेयर है, तो वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि प्रोमोटर की होल्डिंग जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में टाटा स्टील के बनस्पत आपको बेहतर नजर आएगी। वहां पे 34% के आसपास स्टेक था प्रोमोटर का, यहाँ पे 45% के आसपास होल्ड करते हैं। घरेलू निवेशक यहाँ पे आप देखेंगे कम होल्डिंग है, 9.5% के आसपास की है और विदेशी निवेशकों का ज्यादा भरोसा है, 26% के आसपास वो होल्ड करते हैं और इनके पास इस कंपनी में सरकार और कर्मचारी ट्रस्ट, इनके पास भी करीब आधा फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी आपको नजर आएगी। तो ये है इन दोनों कंपनियों का शेयर होल्डिंग पैटर्न। पहले वित्तीय प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। वित्तीय प्रदर्शन में आप देखिए सबसे पहली पॉइंट जो हमने कवर किया है वो है कर्ज, यानी कि जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। होता क्या है कि स्टील कारोबार अगर आप देखेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, पूंजी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो वही कारण है कि आप देखिए इन दोनों कंपनी की बुक्स पे करीब 69 से 70 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज है। लगभग दोनों कंपनियां अगर आप देखेंगे 5 मिलियन टन के आसपास का इनकी कैपेसिटी में अंतर है और कर्ज भी आप देखिए लगभग 69-70 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का है। लेकिन असली अंदाजा इस बात से पता चलेगा कि इनका कर्ज कितना ज़्यादा है, उसके लिए आपको डेट टू इक्विटी रेशो देखना होगा, यानी कि इन कंपनियों की इक्विटी कितनी बड़ी है, क्या डेट इक्विटी से ज़्यादा है। टाटा स्टील के केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 0.61 टाइम्स का आपको डेट टू इक्विटी नजर आएगा। वहीं जहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात है तो ये नेक टू नेक है, यानी कि जितनी इक्विटी है ऑलमोस्ट उतना ही आपको डेट नजर आएगा। लेकिन हाँ, टाटा स्टील के कंपैरिजन में जेएसडब्ल्यू स्टील का जो डेट है, जो डेट टू इक्विटी रेशो है, वो इनफैक्ट आपको ज़्यादा नजर आएगा। इस बात का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि क्या इनके लिए ये जो कर्ज है कोई चिंता की बात तो नहीं है, कितना ये सर्विस कर पाएंगे, यानी कि अपना कर्ज भुगतान करने के लिए इनकी क्षमता कितनी है। वो एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, उससे हम अंदाज लगाते हैं। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखिए 10 गुना के आसपास का है, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का आप देखेंगे 7 गुना है। जितना ये ज़्यादा रेशो अच्छा ज़्यादा होता है उतना ही आप मानिए कि अच्छा है किसी कंपनी के लिए। और टाटा स्टील की जो इंटरेस्ट कवर करने की, इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जितना इनको इंटरेस्ट पे करना है उससे ये 10 गुना ज़्यादा कामकाजी मुनाफा अपना कमाते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि दोनों कंपनियों के ऊपर कर्ज जरूर है, लेकिन कोई चिंता की स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा नहीं है, दूसरा इनकी जो कर्ज रीपेमेंट की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा, जो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो से साफ तौर पर समझ आती है। अब क्या ये जो ब्याज का भुगतान करते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, उससे कहीं इनके मुनाफे के ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं आया? उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मुनाफे की ग्रोथ किस तरह की है। ये पिछले 5 साल का औसत नंबर है। टाटा स्टील के आप केस में देखेंगे तो मुनाफा पिछले 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा हुआ है, 168% की ग्रोथ है। और जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में भी आप देखेंगे 43% के आसपास की जो बढ़त है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी देखने को मिली है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो पूंजी लगाई जाती है, वहां पे रिटर्न किस तरह का आ रहा है, यानी कि आरओसी किस तरह का है, करीब 17.25% का आरओसी आपको टाटा स्टील का नजर आएगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में भी आप देखेंगे करीब 18.5% के आसपास का नंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, करीब 1% के आसपास का अंतर है। तो कुल मिला के देखा जाए
भले ही इन कंपनियों की बैलेंस शीट के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये अच्छी कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, मुनाफा अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे कमा के दे रहे हैं अपने निवेशकों को। इस बात का अंदाज़ा लग सकता है। अब जरा हम शेयरों के रिटर्न की ओर बढ़ते हैं। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि एक साल में तो पिछले काफ़ी ख़राब माहौल हमने देखा है। करीब 23% के आसपास टाटा स्टील के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जैसे अभी अविनाश जी भी हाईलाइट कर ही रहे थे कि शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील हालांकि पिछले एक साल में कम करेक्ट हुआ, करीब 13.25% के आसपास की यहाँ पे कमी देखने को मिली है या गिरावट देखने को मिली है। और साथ में आप देख सकते हैं इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मेटल, उसके तुलना में भी आप देख सकते हैं 6 महीने में तो इन दोनों स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। जहां तक एक साल की बात है तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहां पे भी आउट परफॉर्म किया है। टाटा स्टील ज़्यादा गिरा है इंडेक्स की तुलना में, लेकिन 5 साल में आप देखिए दोनों कंपनियों ने इंडेक्स को बाखूबी आप देखिए बीट किया है। 48% निफ्टी मेटल इंडेक्स पिछले 5 साल में चला है। 2 गुना से ज़्यादा के रिटर्न आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिले 5 साल में, और करीब 75% के आसपास की ग्रोथ टाटा स्टील के शेयर में भी देखने को मिली है। और ये आपके सामने मैक्सिमम अवधि में जो कितने रिटर्न्स हैं इन दोनों शेयरों ने कमा के दिए हैं वो भी आपके सामने है। इस दौरान आप देखिए मेटल इंडेक्स 84% बढ़ा है और इन कंपनियों में आप देखेंगे 13 से लेके 16 गुना तक की जो ग्रोथ है इन कंपनियों के शेयर के प्राइजेस में वो देखने को मिली है। ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको अंदाजा लगता है कि पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह का, यानी कि अभी तक इन कंपनियों के शेयरों ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। उससे आप इस चीज़ का अंदाजा भी लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो परफॉर्मेंस है वो आगे भी जारी रह सकती है, क्या ऐसा ही रिटर्न आगे भी शेयरों में देखने को मिल सकता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक अगले पैरामीटर के लिए अविनाश जी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पिछले 5 साल रहे हैं जहां पे इन्होंने 75 से लेके 113% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इन दोनों कंपनियों के लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा देखने को मिला है, जिसका शेयरों की जो प्राइजेस हैं उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला है। सर, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों के लिहाज से पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो एक अच्छा इवेंट और एक खराब इवेंट जो कि इन दोनों शेयरों के ऊपर जिसने ज्यादा इंपैक्ट डाला है। देखिए, सबसे अच्छा इवेंट तो मुझे लग रहा है कि संदीप, जब कोविड हो गया तभी कोविड के बाद आपने देखा कि एक बहुत बड़ी रैली मेटल स्टॉक्स में देखने को मिली, क्योंकि क्या हो गया था कि सप्लाई साइड प्रेशर्स थे लेकिन डिमांड बढ़ रहा था और कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि सप्लाई साइड से कोई नया कैपेसिटी नहीं आ रही थी। तो हमने देखा कि कोविड के बाद का जो समय था जब पूरी दुनिया डाउन थी, तब मेटल कंपनीज में बहुत अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिला। तो वो शायद एक ऐसा समय था जब पूरा मार्केट मंदी में था, लेकिन यहाँ पे डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रही थी, कीमतें जो मेटल प्राइसेस थी वो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंची। और यही कारण है कि आप अगर पिछले 2 साल के नंबर्स टाटा स्टील के देखें या कोई और दूसरे मेटल कंपनीज के देखें तो आपको भयंकर नंबर्स तेजी देखने को मिली थी। नंबर्स में वो बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। और इन 2 सालों में इन मेटल कंपनीज में इंक्लूडिंग टाटा स्टील ने क्या किया कि उनका कर्जा जो बैलेंस शीट पे था वो उन्होंने बहुत ही सफाई से स्मार्टली कम कर दिया। देखिए, मेटल कंपनीज का कर्जा कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनका बिजनेस और सेफ होता है, सस्टेनेबल होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। नया कैपेसिटी लगाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपना बिजनेस अभी रिस्क फ्री बनाया। आने वाले 1-2 सालों के लिए मेटल प्राइसेस अगर स्टेडी भी रहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है या कोई बड़ी बैलेंस शीट के ऊपर रिस्क नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अच्छा इवेंट हो गया। और खराब इवेंट तो देखिए, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जो 2008 का टाइम था, जब भी मेरे ख्याल से जब लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हो गई और टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा डील कोरस के साथ किया था, वो उनके लिए सबसे बड़ा खराब इवेंट था, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कंपनी खरीदी, वो भी लिवरेज के साथ खरीदी, और पूरा मार्केट में बिकवाली का प्रेशर था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काफी कर्जा बैलेंस शीट पे लेना पड़ा, कम से कम 6-7 साल लगे कोरस के एक्विजिशन को थोड़ा सा पचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो शायद हिस्ट्री में उनके लिए सबसे खराब इवेंट था। और अच्छा इवेंट तो कोविड के टाइम पे हो गया। तो ये स्पेशली टाटा स्टील के बारे में मैं ये कहूंगा कि आने वाला रास्ता अभी काफी पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अगर स्पेंडिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं स्टील की खपत होगी और इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आपको टाटा स्टील के नंबर्स में आने वाले 1-2 साल में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, कोविड हो गया, कोविड के बाद जो रिकवरी है वो भी शुरू हो चुकी है और उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि घरेलू फोकस्ड हैं ये दोनों कंपनियां, 90% के आसपास की आय इनकी घरेलू कारोबार से ही आती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी रीओपन हो रही है वैसे वैसे ही आप देखेंगे भारत में भी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे, खासतौर पर इंफ्रा सेक्टर से और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट इसका भी देखने को मिल सकता है।
क्या इससे ब्रोकर्स भी इत्तेफाक रखते हैं? जैसे अविनाश जी कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने, 1 साल या 2 साल टाटा स्टील के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। जरा ब्रोकर्स की रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि टाटा स्टील को लेकर ब्रोकर्स कितने बुलिश हैं। देखिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है कि 130 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। एक्सिस डायरेक्ट होल्ड करने की राय दे रहे हैं, 120 रुपये का लक्ष्य है। इतना ही लक्ष्य आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी दिया है। एक्यूमुलेट करने की राय दी है। एक्यूमुलेट मतलब हर गिरावट पे आप शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल है, 115 रुपये की राय दी, टारगेट दिए उन्होंने। और जियोजीत बीएनपी परिबा, यहाँ पे आप देखेंगे बिकवाली करने की राय दी है इन चारों ब्रोकर से। और अविनाश जी से देखिए आप थोड़ा सा अलग राय है जो कि जियोजीत बीएनपी परिबा ने दी है। 98 रुपये का लक्ष्य दिया है। 102 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है 28 मार्च की, और शेयर 98 रुपये तक जा सकता है, यानी कि मौजूदा लेवल से भी करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हायर साइड में आप देखेंगे तो 130 रुपये, यानी कि करीब 27% के आसपास की अपसाइड और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कोई भी ब्रोकरेज कॉल जब आता है, जब ब्रोकर की रिपोर्ट आती है, वो 1 साल के नजरिए से आता है, यानी कि 1 साल में स्टॉक करीब 27.5% बढ़ सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है। 130 रुपये का अधिकतम लक्ष्य है, और नीचे में अगर हम पॉजिटिव साइड पर देखें तो 115 रुपये तक के टारगेट हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में किस तरह का रुझान देखने को मिला? 638 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पे ब्रोकर्स क्या मान रहे हैं? आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने होल्ड करने की राय दी है। आईडीबीआई कैपिटल भी होल्ड करने की राय दे रहा है। बीओबी कैपिटल मार्केट्स भी देखिए होल्ड करने की राय दे रही है, यानी कि यहाँ पे कोई खरीदारी करने की राय नहीं ब्रोकर्स की ओर से देखने को मिल रही। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 825 रुपये का लक्ष्य है, 751 रुपये आईडीबीआई कैपिटल का, और बीओबी कैपिटल मार्केट्स का 710 रुपये का लक्ष्य है। और यहाँ पे भी आप देखिए जियोजीत बीएनपी परिवार, शायद ये पूरे सेक्टर को लेकर ही नेगेटिव है। टाटा स्टील के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 634 रुपये का लक्ष्य है, और यहाँ पे जो डाउनसाइड है वो हालांकि कम है। टाटा स्टील के बनस्पत अगर आप देखेंगे महज 0.25% के आसपास की यहाँ पे गिरावट के एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जरा ये देख लेते हैं कि वैल्यूएशन किस तरह के इन दोनों कंपनियों के। 8वां पैमाना जो है वो वैल्यूएशन का है, यानी कि जिस तरह के रिटर्न ये डिलीवर कर चुके हैं, जिस तरह का पास परफॉर्मेंस है, उसके बाद अब वैल्यूएशन किस तरह के हैं। 102 रुपये के भाव पर वित्त वर्ष 2023, यानी कि कल जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 16.5 गुना का मल्टीपल आपको पी जो है टाटा स्टील का वो नजर आएगा। और अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करेंगे तो आप 33 गुना के आसपास के नंबर्स आपको नजर आएंगे। वहीं अगर आप 1 साल आगे की बात करेंगे, अनुमानित पी 1 ईयर फॉरवर्ड, यानी 1 साल आगे की अगर आप बात करेंगे, तो टाटा स्टील का जो पी, जो मौजूदा पी अगर आप देखेंगे इस वित्त वर्ष का 16.5 है, वो 8.25 साढ़े 8 गुना के आसपास हो जाएगा, यानी कि लगभग मौजूदा लेवल से आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनियां ईपीएस यानी कि जो कमाई है वो ज़्यादा करेंगी, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि जो पी मल्टीपल है वो आधा हो रहा है, यानी कि इनकी कमाई कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में आप देखेंगे जो 33 गुना का मल्टीपल है वो घटकर 10 गुना के आसपास आ जाएगा। जहां टाटा स्टील का मल्टीपल घटकर आधा हो रहा है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 गुना के आसपास की जो कमी है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में देखने को मिल रही है। यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील के जो वैल्यूएशंस हैं मौजूदा लेवल्स पर टाटा स्टील के मुकाबले अभी महंगे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी आप देखिए 8.3 गुना का टाटा स्टील का पी मल्टीपल है, वो घटकर भी जेएसडब्ल्यू स्टील का 9.4 गुना के आसपास का आएगा। यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील का अगले 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो ब्रोकर्स ऐसा मान के चल रहे हैं कि काफ़ी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा स्टील के मुकाबले जो जेएसडब्ल्यू स्टील के वैल्यूएशंस हैं वो ये पी मल्टीपल के आधार पे तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो महंगे हैं। दूसरा पैरामीटर भी देख लेते हैं, वो है ईवी बाय एबिडा का। उसके बेसिस पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अंतर है। टाटा स्टील के केस में आप देखेंगे 4.5 गुना से कम का ईवी बाय एबिडा मल्टीपल है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में अगर आप देखेंगे, ये मौजूदा लेवल्स के मैं आपको ईवी बाय एबिडा लेवल्स बता रहा हूँ, वो 10 गुना से ज़्यादा के हैं अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बातचीत करेंगे। तो दोनों पैरामीटर्स पे, चाहे आप पी मल्टीपल्स के लिहाज से देखें या ईवी बाय एबिडा के बेसिस पे कंपेयर करें, जेएसडब्ल्यू स्टील के जो वैल्यूएशंस हैं वो टाटा स्टील के बनस्पत आपको महंगे नजर आएंगे, चाहे आप मौजूदा लेवल्स पे देखें या 1 ईयर फॉरवर्ड यानी 1 साल बाद की बातचीत कर लीजिए। यानी कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन के हिसाब से ये साफ नजर आ रहा है कि वैल्यूएशंस के मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील कहीं ना कहीं टाटा स्टील से पीछे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अविनाश जी भी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं? अब जरा हम इस मुकाबले के फैसले की ओर बढ़ते हैं, अविनाश जी से जानते हैं। अविनाश सर, आपने वैल्यूएशंस देख लिए, क्या आपके भी वैल्यूएशंस इसी तरह के हैं? आप भी मानते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर महंगा है वैल्यूएशन वाइज टाटा स्टील के मुकाबले, और खरीदना किसे है? अगर स्टील सेक्टर में किसी को निवेशित रहना ही है या निवेश करना है, कोई फ्रेश निवेश भी करना चाहता है, तो टाटा स्टील खरीदें या जेएसडब्ल्यू स्टील, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? देखो संदीप, पहली बात तो टाटा स्टील अगर आपको खरीदना है तो शॉर्ट टर्म व्यू में शायद इतनी बड़ी मदद नहीं आए, लेकिन अगर अगले 12-15 महीने का व्यू हम लेते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि
डोमेस्टिक मार्केट और यूरोप और यूएस मार्केट्स में अच्छा पॉजिटिव रुझान आ सकता है। तो टाटा स्टील मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है। और वैल्यूएशंस अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड की देखें तो देखिए ऐसे टाटा स्टील कंपनीज को हम पी मल्टीपल से इवेल्युएट नहीं कर सकते। इनके लिए सबसे बड़ा जो मेट्रिक होता है वो ईवी बाय इबिटा मल्टीपल होता है। और आपको ये भी देखना है कि नेट डेट टू इबिटा कितना है। तो टाटा स्टील का जो नेट डेट टू इबिटा है 1 ईयर फॉरवर्ड का यानी FY24 का, वो करीबन 2 टाइम आ रहा है, जो काफी रीजनेबल है। दूसरी बात, ईवी बाय इबिटा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील जैसे कंपनी को ईवी बाय इबिटा कम से कम 7 से 8 का ईवी बाय इबिटा मिलना चाहिए। पीक में तो काफी इसमें वैल्यूएशन प्रीमियम मिला था, लेकिन अभी मार्केट गिरने के बाद अभी जो वैल्यूएशन मल्टीपल है ईवी बाय इबिटा वो करीबन 4 टाइम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे री रेटिंग के लिए और तेजी का माहौल अच्छी तरह से बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव सारे प्राइस में फैक्टर्ड इन है। यहाँ पे अगले 3-4 महीने में अगर चाइना मेटल मार्केट में उतरता है और मेटल के प्राइसेस उछाल दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील को डेफिनेटली ग्लोबल मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका फायदा ज्यादा रहेगा। हालांकि देखिए जेएसडब्ल्यू भी अच्छी कंपनी है, बट वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बेट लेना है तो मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील अच्छी रिस्क रिवॉर्ड देगी। और हमारा मानना है कम से कम 145-150 रुपए का टारगेट आपको अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से मेरी चॉइस रहेगी। मेरे ख्याल से टाटा स्टील एट दिस लेवल ऑफर्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एंड डेफिनेटली रिस्क मोर और लेस करंट प्राइस में फैक्टर्ड इन। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील के बनस्पत ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट वैल्यूशन भी जैसे हमने हाईलाइट किए भी थे, अविनाश जी भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के कंपैरिजन में टाटा स्टील के वैल्यूशन सस्ते हैं। इस लिहाज से इस शेयर में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अविनाश सर, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए ये शेयर हमने हमारे क्लाइंटों को भी बताया और हमारा तो इन्वेस्टमेंट पिक है। तो डेफिनेटली हमारे जो क्लाइंट्स है उन्होंने भी छोटी पोजीशन यहाँ पे ली है, लेकिन डेफिनेटली हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है। हम इसमें ट्रेडिंग व्यू नहीं रखते, ट्रेडिंग व्यू अलग हो सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमने ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और मनी9 के साथ जुड़े और दोनों शेयरों पर और खास तौर पे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा पूरे स्टील सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो ये थे अविनाश जी और आपके सामने एक बार फिर से नतीजा रख देते हैं कि सारे पैरामीटर्स जिस पे हमने जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील को कंपेयर किया और उसके साथ साथ जो अविनाश जी ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद ये नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के मुकाबले टाटा स्टील में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप ऐड करना चाहें तब भी, या आप नया निवेश करना चाहते हैं स्टील सेक्टर में तब भी, अविनाश जी का ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन के एंगल से और मौजूदा लेवल से जो ग्रोथ की गुंजाइश है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के मुकाबले टाटा स्टील के शेयर में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आज का जो विजेता है वो टाटा स्टील का शेयर है। अगले 12 से 15 महीने के लिए अगर आप इसे होल्ड करते हैं, 102 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 150 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो अविनाश जी बता रहे हैं कि स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के मुकाबले और अविनाश जी के साथ हमारी जो चर्चा हुई है उससे एक बात तो साफ है कि जेएसडब्ल्यू को पछाड़कर टाटा स्टील ने आज के मुकाबले में बाजी मारी है। तो आज के मुकाबले में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च के जरिए आपको अपने निवेश की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर के 2 मजबूत दावेदारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों ने मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी अधिकतम अवधि में कैसा परफॉर्मेंस किया है, किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वो आपको दिखाते हैं चार्ट्स के जरिए। एक बार नजर डाल लीजिए।